हेलो गाइस। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण। ह्रस्वा, ह्रस्वी, ह्रस्व और री, ये चारों ह्रस्व स्वर हैं। इनको मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से कभी कभी पूछ लिया जाता है मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। कभी कभी पूछ लिया जाता है ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। अयोगवाह, अयोगवाह की संख्या 2 होती है। अंक और आह, अंक को अनुस्वार, आह को विसर्ग कहा जाता है, लेकिन जहाँ पर ये दोनों एक साथ प्रयोग किए जाते हैं वहाँ पे अयोगवाह नाम दिया जाता है इनको। इनकी संख्या 2 है। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 है। डा और ढा को उत्क्षिप्त व्यंजन माना गया है। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजनों की संख्या 1 है। ला, पार्श्विक व्यंजन उसे कहते हैं जिसके उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुख विवर से बाहर आ जाती है। तो ला का उच्चारण जब हम करते हैं तो इस प्रकार का प्रयोग होता है। लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन 1 होता है। लुंठित व्यंजन रा को कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण कितने हैं, तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्णों की संख्या 4 होती है। छ, त्रा, ज्ञा, स्रा। छ का निर्माण क और खष्टी सा के योग से होता है। इसमें प्रथम वर्ण जो होता है वो स्वर रहित होता है, इसलिए उसके नीचे हलंत लगा दिया गया है। स्वर रहित वर्णों की पहचान इसी से होती है। तो का और का प्लस खष्टी सा के योग से छा बना। ता प्लस रा के योग से त्रा बना। जा प्लस इया के योग से ज्ञा बना और शा प्लस रा के योग से स्रा बना। इस प्रकार संयुक्त वर्णों की संख्या 4 है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, तो सीधा सा उदाहरण है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार एक स्त्री बिना आभूषणों के अलंकार रहित लगती है, उसी प्रकार से हिंदी साहित्य जगत भी बिना अलंकार के सूना लगता है। अलंकार शब्द अलम प्लस कार से बना है। अलम का मतलब होता है आभूषण। अगला है किसी भाषा के लिखने का ढंग कहलाता है, तो लिपि कहलाती। किसी भाषा के लिखने का ढंग क्या कहलाता है, लिपि। जैसे हम लोग हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि के अंतर्गत पढ़ते हैं। देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा को हमारे संविधान में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राष्ट्रीय भाषा व लिपि के रूप में अपनाया गया। ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत इम्पोर्टेंट है। अगला है दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल को समास कहते हैं। सम प्लस आस, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त करना। अगला है सफरी सी जल में विहंगिनी सी व्योम में, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो अलंकार जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्वेस आदि। तो उपमा में सा सी सम की जहाँ तुलना हो जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जैसे सफरी सी, जल में विहंगिनी सी, तो यहाँ पे सी शब्द 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। सफरी सी जल में मतलब सफरी का पर्यायवाची होता है, मछली का पर्यायवाची
सफरी होता है। तो जिस प्रकार मछली जल में विचरण करती रहती है, यहाँ वही चीज़ें मछली के जल में विचरण करने को उपमा दिया गया है। उत्प्रेक्षा में जनु जानो मनु मानो जैसे शब्द आए तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ख ग फ, आप देख रहे हैं कि नीचे इनमें नुक्ता लगा हुआ है। जिन वर्णों में नुक्ता लगा होता है उनको आप समझ जाइए कि वे अरबी और फारसी भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों अपना लिए गए हैं। ध्वनियाँ किस प्रकार की भाषा की होती हैं? तो अरबी और फारसी, जिनमें नुक्ता लगा होता है, ये चिन्ह होता है, इससे पता चलता है कि ये वर्ण किस भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आए हुए हैं। अगला है, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? ऊपर गोली बनी हुई है, नीचे डंडी लगी हुई है। इसका मतलब होता है अल्प विराम, मतलब किसी वाक्य को पूरा न करने पे आधे पे ही रुक जाना अल्प विराम का चिन्ह है। अर्ध विराम का चिन्ह ऊपर गोली और नीचे गोली बना के डंडी लगी होती है, यही चिन्ह होता है। ये किसी वाक्य के आधे पे रुक जाता है। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई। ऊपर जो है अल्प विराम में आधा भी नहीं पूरा हुआ होता और पहले ही रुका जाता है तो अल्प विराम होता है। और जो किसी वाक्य के आधा होने पे रुका जाता तो अर्ध विराम कहलाता है। और विस्मयादि, जैसे किसी चीज को देख करके आश्चर्यचकित होना या किसी बात को सुन करके आश्चर्यचकित हो जाना, वो विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है। ऊपर से डंडी लगी रहती है और नीचे गोली बनी रहती है। जैसे श्रवण कुमार को जब बाण लग गया था तो राजा दशरथ जी ने जब उनके माता पिता को यह घटना बताई तो वो आश्चर्यचकित हो गए थे। और पूर्ण विराम में एक डंडी लगा रहता है, उसे पूर्ण विराम कहते हैं। तो विराम चिन्हों के जनक जो माने जाते हैं वे कामता प्रसाद जी माने जाते हैं। और विराम चिन्हों की संख्या इन्होंने हिंदी भाषा में 20 बताई है। अगला प्रश्न है, संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वचन, कारक, लिंग, संधि आदि। तो हिंदी भाषा में वचन की संख्या 2 है, एक वचन और बहुवचन। और हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। कर्ता ने अनुकर्म को और करण से जान, संप्रदान को के लिए, अपादान से मान, संबंध कारक की हे भो अरे कारक की पहचान। लिंग 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संधियों की संख्या 3 बताई गई है। अगला है, सिंदूर शब्द है पुल्लिंग, क्योंकि कभी कभी कहा जाता है कि सिंदूर लगाई जाती है तो गलत हो जाएगा, सिंदूर लगाया जाता है तो सही अर्थ निकालेगा। जब लगाई होता तो स्त्रीलिंग होती, लेकिन जब यहाँ पे लगाया जाता है तो ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, इसलिए सिंदूर शब्द जो है वो पुल्लिंग है। वाक्य के अंग या घटक माने जाते हैं। चाहे कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि वाक्य के अंग कितने होते हैं, या कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वाक्य के घटक कितने होते हैं। तो 2 होते हैं, विधेय और उद्देश्य। चलो अगला क्वेश्चन है जो भक्ति काल से लिया गया है। ये टॉपिक आपका, तुलसीदास राम भक्ति शाखा के सगुणोपासक कवि हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि तुलसीदास किस काल के भक्त कवि हैं, तो कभी कभी
ये भी पूछ लिया जाता है किस शाखा के भक्त कवि हैं, तो राम भक्ति शाखा के कवि हैं और इन्होंने राम जी के सगुण साकार रूप का वर्णन किया है। अगला है जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत इम्पोर्टेंट है, रत्नावली के उपदेश पर ही तुलसी के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ था। तुलसी की भक्ति दास्य भाव की थी। कभी कभी क्वेश्चन बन के आता है कि तुलसी के मन में वैराग्य किसके उपदेश पर हुआ, तो रत्नावली के। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि तुलसी की भक्ति किस भाव की थी, तो दास्य भाव की थी। और संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना करना चैत्र रामनवमी के दिन प्रारंभ किया था। तुलसी ने अपनी रचनाओं में 2 भाषाओं का प्रयोग किया है, नंबर 1 अवधी, नंबर 2 ब्रज भाषा। रामचरितमानस इनका सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है। कभी कभी प्रश्न बन के आता है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, तो अवधी भाषा में। और कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली ये ब्रज भाषा में लिखित है। तुलसी के बचपन का नाम क्या था, राम बोला था। तुलसीदास की रचना, तुलसीदास रचना है हिंदी साहित्य के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, जिनको साहित्य में निराला के नाम से जाना जाता है। इन्होंने तुलसीदास के चरित्र से प्रभावित होकर तुलसीदास रचना लिखी। अगला बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप टिक भी लगा सकते हैं। तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली को माना गया है। कभी कभी पूछा जाता है पेपर में कि तुलसीदास जी की प्रथम कृत या रचना कौन सी है, तो वैराग्य संदीपनी। और अंतिम रचना या कृति कौन सी है, तो कवितावली। तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है, तो रामचरितमानस है। इसके रचना काल में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा। ये रचना संवत 1650 ईस्वी अर्थात 1593 ईस्वी में रामनवमी के दिन लिखी जाने लगी। अगला भी है बहुत इम्पोर्टेंट, हनुमान बाहुक। कभी कभी पूछा जाता है कि हनुमान बाहुक के रचनाकार कौन है, तो हनुमान बाहुक के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। अगला है सुदामा चरित्र के रचयिता कौन हैं, तो सुदामा चरित्र के रचयिता नरोत्तम दास हैं। इन्होंने अपने काव्य में उपमा, रूपक, अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया है। इनका प्रमुख कवित्व सवैया है। कहीं कहीं पर इन्होंने दोहा छंद का भी प्रयोग किया है। सुदामा चरित्र में नरोत्तम दास जी ने द्वारकापुरी का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। अगला है रहीम का पूरा नाम क्या था, तो रहीम दास का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। इनका जन्म 1556 ईस्वी में लाहौर, जो अब वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, हुआ था। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रहीम कभी कभी पूछा जाता है रहीम किस शासक के समकालीन कवि थे, तो रहीमदास अकबर के समकालीन कवि थे और अकबरी दरबार में इनका महत्व बहुत ज़्यादा था। और कभी कभी पूछ लिया जाता है रहीमदास किस काल के कवि थे, तो मध्यकालीन कवि थे रहीमदास। धन्यवाद। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।